गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। हम बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी क्लास में हैं, जिसमें हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि जो रंध्रीय गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं। वाष्पोत्सर्जन की गति को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं, बाहरी और आंतरिक। तो इन कारकों के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें बाहरी कारक रंध्रीय प्रभाव को जो प्रभावित करते हैं वो कारक हैं वायुमंडलीय आर्द्रता, मौसम या वातावरण में जो मॉइस्चर होती है वो किस तरह से प्रभावित करती है, प्रकाश है वो भी रंध्रीय गति को प्रभावित करता है, तापमान है, CO2 की सांद्रता है, pH ऑफ गार्ड सेल है, पत्तियों की जल मात्रा है। तो जैसे CO2 की सांद्रता यदि बढ़ती है तो इसका मतलब अंधेरा होगा, और अंधेरा है तो इसका मतलब स्टोमेटा बंद होने चाहिए। pH है, pH बढ़ता है यदि सेल में तो स्टोमेटा ओपन होने चाहिए। तो प्रकाश है, प्रकाश यदि एक क्वांटिटी तक है तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, ज़्यादा है तो फिर वो बंद हो जाते हैं। तापमान भी एक लिमिट तक ओपन करता है स्टोमेटा को, और एक लिमिट के बाद में हाई रेंज पर जो स्टोमेटा हैं वो बंद हो जाते हैं। इसी तरह से वाष्पोत्सर्जन की दर है, उसमें दो कारक होते हैं, बाहरी कारक जो वातावरणीय कारक होते हैं, बाहरी कारक होते हैं वो वातावरणीय आर्द्रता। बाहर के मौसम में वातावरण में जितनी आर्द्रता रहेगी उसके आधार पर ये जो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो बढ़ेगी, ज़्यादा होगी वाष्पोत्सर्जन भी। उसी तरह से प्रकाश है, प्रकाश की अधिकता में वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, तापमान की अधिकता में भी वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा। वायु यदि चलती रहती है तो वो नमी को अवशोषित करेगी, वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ाएगी। मृदा में जल की मात्रा अधिक है तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ाएगी। आंतरिक कारक है पत्ती की संरचना। पत्ती की संरचना कि पत्ती इस तरह से है, खड़ी है, पत्ती आड़ी है, या एक के ऊपर एक है, या एक के ऊपर साइड में है। तो इस तरह से पत्ती की जो संरचना होती है वो भी इस जो वाष्पोत्सर्जन की दर है उसको कम या ज़्यादा करती है। यदि सीधी है तो ज़्यादा होगी, यदि इस तरह से है तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी। इसी तरह से पत्ती का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल भी वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है। पत्ती का क्षेत्रफल कम है, छोटी छोटी पत्तियाँ हैं बबूल की तरह, उसमें वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी। लेकिन यदि आम की तरह पत्तियाँ हैं तो उसमें वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होगी। पौधे की आयु भी डिपेंड करती है कि जब पौधा अपनी अल्प आयु में होता है तो उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन क्रियाएँ ये एक्टिव मेटाबॉलिज्म में अधिक पाया जाता है, जबकि एज के साथ ये धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। मूल परोह अनुपात, पौधे में मूल और परोह का अनुपात यदि सिमिलर है तो उसके हिसाब से भी ये वाष्पोत्सर्जन की दर है अधिक होगी। यदि पौधे का जो ऊपर का परोह है वो कम है और मूल अधिक हैं तो उस कंडीशन में वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम हो पाएगी। तो इस तरह से ये जो आंतरिक और बाहरी कारक हैं वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। और उसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कि वाष्पोत्सर्जन का एक्चुअली महत्व क्या है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का महत्व है, तो सबसे पहला महत्व है जल का अवशोषण। तो जल का अवशोषण हमने देखा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जल का अवशोषण है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करता है, क्योंकि जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा उतना अधिक जल अवशोषण हो पाएगा मूल रोमों के द्वारा जड़ से। तो इस तरह से जल का अवशोषण है वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है तो जल का अवशोषण हो पाता है पौधे के द्वारा। दूसरा है खनिज अवशोषण एवं रसारोहण। ठीक है, तो खनिज पदार्थों के अवशोषण के लिए तो खनिज पदार्थ पानी के साथ अवशोषित किए जाते हैं, तो इस क्रिया को हम कहते हैं रसारोहण। एक रस का निर्माण हो गया, उस रस का आरोहण जो जाइलम के द्वारा होता है वो क्रिया में भी वाष्पोत्सर्जन का बहुत महत्व है।
कि खनिज अवशोषण और रसारोहण के लिए वाष्पोषण क्रिया जरूरी है। तीसरा है पौधे का तापमान नियंत्रण। पौधे का ताप नियंत्रण। तो पौधे का तापमान नियंत्रण के लिए भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पत्ती के ऊपर सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ रहा है, टेम्परेचर अधिक है, तो पत्ती से पानी की मात्रा व वाष्पीकरण होगा। तो वाष्पीकरण होने से क्या होगा कि जो तापमान है वो मेंटेन रहेगा। जैसे हम हमारा भी देख सकते हैं कि जैसे 37 डिग्री हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो जब हम गर्मी में जाते हैं तो हमारे से शरीर से पसीने निकलते हैं ताकि बाहरी लेयर पर ठंड का अनुभव हो और हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़े नहीं। तो ऐसा ही पौधों में पाया जाता है कि वाष्पोत्सर्जन की दर यदि अधिक होती है, इसका मतलब कि वो टेम्परेचर ज़्यादा है जिस पर वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो ज़्यादा हो रही है, और इसलिए पौधा जल्दी पानी खींचता है और वाष्पीकरण करता है जिससे कि तापमान बना रहे। अदरवाइज़ बहुत सारी सेल नष्ट हो जाएंगी और पौधे मरने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये जल का अवशोषण, खनिज अवशोषण, पौधे का तापमान नियंत्रण, ये तीनों प्रोसेस हैं जो वाष्पोत्सर्जन के लिए जरूरी है। वाष्पोत्सर्जन होगा तो ये तीनों प्रोसेस हो सकती हैं, अदरवाइज़ प्रभावित होंगी। वाष्पोत्सर्जन को हानिकारक प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन का हानिकारक प्रभाव, हानिकारक प्रभाव। तो हानिकारक प्रभाव हम देखते हैं कि जैसे मरुस्थलीय हमारी वनस्पति है, रेगिस्तान में जो वनस्पति पाई जाती है, यदि उसमें वाष्पोत्सर्जन की दर यदि बढ़ जाए तो पौधे के लिए क्या होगा, पानी तो वैसे ही नहीं था इन्वायरमेंट में, और पौधे ने उसको वाष्पीकरण के रूप में उसको वाष्प के रूप में भी लॉस कर दिया, तो फिर पौधा जिंदा नहीं रह पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये पौधे के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो इस अनुकूलन के लिए भी पौधे अपने पत्तियों के ऊपर कुछ श्लेष्मा का क्यूटिकल आवरण रखते हैं, श्लेष्मा रखते हैं, ताकि वाष्पीकरण के कम से कम वाष्पीकरण के रूप में पानी का ह्रास हो। तो हानिकारक प्रभाव यही है वाष्पोत्सर्जन का कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है तो उसमें पानी का लॉस होता है। यदि उस इन्वायरमेंट में, उस क्लाइमेट में पानी की कमी है और वाष्पीकरण होता है तो वो पौधे को मरणासन स्थिति तक लेके जा सकता है। कंटिन्यू वाष्पीकरण हो रहा है और पौधे को पानी मिल नहीं रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारी फसलों में भी, हम खेत में खेती करते हैं, तो जैसे बाजरे की फसल है तो बाजरे की फसल में पानी, बारिश हो गई तो पानी लग गया तो फसल अच्छी हो गई, और यदि पानी बारिश नहीं है तो पानी भी हम कम देते हैं, और पानी कम देते हैं तो वो पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, और हम यदि पानी दें, उसको प्रॉपर पानी मिलता है तो पौधे वापस से ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए यदि और ज़्यादा वाष्पीकरण हो जाए तो फिर पौधे मर जाते हैं, तो वापस से वो ज़िंदा नहीं हो सकते। तो इसलिए ये नुकसानदायक भी है। वाष्पोत्सर्जन एक अनिवार्य अहित है। वाष्पोत्सर्जन एक अनिवार्य अहित है। तो इसमें क्या कहते हैं कि ये एक अनिवार्य तो प्रोसेस है। कर्टिस है ना, कर्टिस के द्वारा ये कहा गया। कर्टिस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि वाष्पोत्सर्जन एक अनिवार्य अहित है। अनिवार्य अहित मतलब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो होना जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि ये सारी प्रोसेस होती हैं। जल का अवशोषण होता है, खनिज अवशोषण होते हैं, पौधे का तापमान नियंत्रण रहता है। लेकिन अहित क्या है कि अहित ये है कि वाष्पोत्सर्जन से हम जो पानी खींचते हैं, रसारोहण के थ्रू पानी आ जाता है, पानी आ जाता है प्लांट में, लेकिन क्या होता है कि वाष्पीकरण के थ्रू वो जो पानी लाया हुआ था उस पर इतनी एनर्जी यूज की गई थी, तो वो पानी वाष्पीकरण हो जाता है और वो निकल जाता है, इन्वायरमेंट में चला जाता है, तो मतलब नुकसान भी होता है। तो वाष्पीकरण अनिवार्य भी है और अहित भी है। पौधे का अहित भी छुपा हुआ है कि यदि वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाए, तो वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाएगा तो पौधे के अंदर पानी कमी आ जाएगी और पौधा मर भी सकता है। तो मतलब वाष्पीकरण भी कर रहा है
पानी खींच रहा है, प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, लेकिन यदि ज़्यादा हो जाता है तो पौधे के लिए डैमेज का काम भी करता है। तो इस तरह से कार्टिस ने ये कहा, एंटी ट्रांसपिरेंट प्रतिवाष्पोत्सर्जक एंटी रेस्पायरेशन एंटी ट्रांसपायरेंट तो प्रतिवाष्पोत्सर्जक जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करें वो प्रतिवाष्पोत्सर्जक कहलाएंगे। पादपों पर प्रयुक्त होने वाले वे रसायन जो वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं परंतु पौधे की अन्य क्रियाओं को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे रसायन जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करते हैं परंतु अन्य क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं देते। अन्य क्रियाओं जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, अन्य क्रियाओं को प्रभावित नहीं करते। अन्य क्रियाओं को प्रभावित नहीं करते, एंटी ट्रांसपायरेंट्स कहलाते हैं। मतलब प्रतिवाष्पोत्सर्जक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करें, ऐसे रसायन जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करें लेकिन पौधे की अदर एक्टिविटीज़ पर कोई इफ़ेक्ट ना डालें, है ना, उनको प्रभावित ना करें। तो ऐसे जो कंपोनेंट्स हैं, ऐसे जो पदार्थ हैं, रसायन्स हैं, उनको हम प्रतिवाष्पोत्सर्जक एंटी ट्रांसपायरेंट्स कहते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट PMA, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट PMA, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। तो PMA ऐसा कंपोनेंट है, यदि उसको स्प्रे कर दिया जाए तो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो कम हो जाती है और पौधे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। एब्सिसिक एसिड, एस्प्रिन एवं एब्सिसिक एसिड, एस्प्रिन भी ऐसा ही है एक कारक, एस्प्रिन। दूसरा है एब्सिसिक एसिड, ये ऑक्सीजन हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड हमारा एब्सिसिक एसिड 5th ग्रोथ हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड जो हमारे प्लांट डैमेज वगैरह करते हैं तो उस कंडीशन में इसका स्प्रे किया जाता है। ऑक्सीजन नहीं है ये। एब्सिसिक एसिड हमारा अलग हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो ये दोनों ऐसे हैं कि जो आंशिक रूप से स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, आंशिक रूप से रंध्रों को बंद कर देते हैं। ठीक है, प्रतिवाष्पोत्सर्जक वे पदार्थ जो वाष्पोत्सर्जन की दर को, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम कर देते हैं बिना किसी अदर रिएक्शन पर इफेक्ट डाले हुए। उसमें हम देखते हैं कि ये जैसे फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है, जिसका स्प्रे किया जाए तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। और एस्प्रिन और एब्सिसिक एसिड ऐसे हैं कि वो स्टोमेटा को ही क्लोज कर देते हैं, तो इनको हम यूज कर सकते हैं। इसी में एक CO2 भी कारक है। CO2 भी 0.03% पाया जाता है इन्वायरमेंट में, लेकिन यदि इसकी क्वांटिटी बढ़ती है तो ये भी एंटी
ट्रांसपेरेंट्स के रूप में काम करता है, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गटेशन बिंदु स्राव। गटेशन या बिंदु स्राव, गटेशन बिंदु स्राव, ठीक है, बिंदु स्राव। तो बिंदु स्राव क्या है कि पत्ती के ऊपर जो पानी की बूंदें हम देखते हैं, ओस के कण जब सर्दियों में देखते हैं कि जो घास है, घास के पत्तियों के ऊपर पानी की बूंदें आ जाती हैं, तो वो प्रोसेस गटेशन कहलाती है कि पौधे पर लगी पत्तियों से बूंदों के रूप में जल का स्राव, पौधे के ऊपर जो पत्तियां लगी होती हैं उसमें बूंदों के रूप में स्राव होता है, तो ये बिंदु स्राव कहलाता है, गटेशन प्रोसेस कहते हैं। यह क्रिया मुख्यतः शाखीय पौधों में पाई जाती है एवं तीव्र अवशोषण एवं वाष्पीकरण की स्थिति से संपन्न होती है। इसमें क्या होता है कि पौधा तीव्र अवशोषण कर रहा हो लेकिन वाष्पीकरण नहीं हो पा रहा हो प्रॉपरली, तब ये बिंदु स्राव की प्रोसेस होती है कि अतिरिक्त जो पानी है उसको बिंदु पानी के रूप में, बूंद के रूप में पत्तियों के ऊपर निकाल दिया जाता है, बिंदु स्राव कहलाता है। तो इस प्रोसेस में भी पौधे अपने तापमान को मेंटेन कर पाते हैं और वाष्पीकरण की दर यदि कम होती है इन्वायरमेंट में, लेकिन अवशोषण ज़्यादा हो रहा है जड़ों द्वारा, तो उस कंडीशन में पानी की जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। यह जल रंध्र मध्य सिरा के निकट स्थित होते हैं तथा पत्ती के जीवन काल में दिन रात खुले रहते हैं। बिंदु स्राव में जल स्राव जाइलम तत्वों के उत्पन्न दाब के कारण होता है जो मूल दाब के समान होता है। तो ये जो बिंदु हैं वो रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं पत्ती में जिसमें पानी भरा होता है और जाइलम के प्रेशर द्वारा, जाइलम द्वारा जो मूल का पानी अवशोषित होकर आता है उसको ये बाहर निकाल देते हैं। तो यह साल भर ओपन ही रहती हैं पौधे में और इस तरह से मूल दाब के समान जो जाइलम की वाहिकाओं एवं वाहिनिकाओं में जो दाब उत्पन्न होता है उसके दाब के बराबर ही मूल दाब होता है और वो पानी से अवशोषण का काम करता है। इसलिए ये जो वाष्पीकरण हो नहीं पाता है तो फिर ये बिंदु स्राव के रूप में उस पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम पढ़ रहे थे वाष्पोत्सर्जन एवं ये है गटेशन बिंदु स्राव, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन में भी पानी का ह्रास होता है, पानी का नुकसान होता है, लेकिन पत्ती की पूरी सतह से स्टोमेटा से हो सकता है। लेकिन बिंदु स्राव में क्या होता है कि जो अतिरिक्त पानी है यदि उनकी दर, जो अवशोषण की दर एवं रेस्पिरेशंस जो है वाष्पीकरण की दर है वो यदि डिफरेंट होती हैं, वाष्पीकरण की दर कम हो और पानी अवशोषण की दर अधिक हो, तो फिर वो एक्स्ट्रा पानी है जो पौधे में रहता है वो बिंदु स्राव के रूप में, बूंदों के रूप में पत्ती के ऊपर बाहर निकाल दिया जाता है, वो बिंदु स्राव कहलाता है। तो ये दोनों प्रोसेस हैं जिनका हम दोनों का अंतर देख लेते हैं एक बार कि दोनों में अंतर क्या है। वाष्पोत्सर्जन और इधर लिख लेंगे हम बिंदु स्राव। बिंदु स्राव, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्राव में क्या अंतर है? इसमें फर्स्ट है कि यह जल का ह्रास जल वाष्प के रूप में होता है ना। वाष्पोत्सर्जन क्रिया में जो जल का ह्रास है, जल का ह्रास वाष्प के रूप में होता है, वाष्प के रूप में होता है, जबकि उसमें पानी की बूंदों के रूप में होता है, जल की बूंदों के रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो पानी का जो ह्रास है वो पानी की जो वाष्प बन जाती है उसके रूप में होता है, वहाँ पर पानी की बूंदों के रूप में उसका जल का ह्रास होता है। दूसरा है यह रंध्रों एवं वातरंध्रों के द्वारा होता है, रंध्रों एवं
वात रंध्रों के द्वारा ये प्रोसेस होती है, जबकि यहाँ पर जल रंध्रों से होती है। जल रंध्रों के द्वारा होता है, जिसे हाइडाथोर्स कहते हैं। हाइडाथोर्स, ठीक है, इनके द्वारा बिंदुस्राव होता है। तीसरा है उच्च प्रकाश संश्लेषण एवं उच्च तापमान में होता है। उच्च तापमान में होता है, जबकि ये कम प्रकाश संश्लेषण कम प्रकाश एवं कम तापमान में होता है। कम तापमान में होता है। तो यहाँ पर जब प्रकाश उच्च प्रकाश संश्लेषण या उच्च प्रकाश और उच्च तापमान होता है, तब तो ये क्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन की। और यदि ये कम तापमान हो और कम प्रकाश हो तो फिर वो बिंदुस्राव की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि वाष्पीकरण में जो जलवाष्प है वो शुद्ध होती है। जलवाष्प है वो शुद्ध होती है, लेकिन उसमें कुछ मिनरल्स भी बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसमें कुछ शर्करा, कुछ अम्ल, एमिनो अम्ल और कुछ खनिज लवण। एमिनो अम्ल एवं कुछ खनिज, है ना, ये भी बाहर निकाले जाते हैं। तो क्या है कि जलवाष्प शुद्ध होती है, वाष्पीकरण में जो पानी निकलता है वो वाष्प शुद्ध होती है, जबकि बिंदुस्राव में जो पानी निकलता है उसमें शर्करा, एमिनो अम्ल और खनिज हो सकते हैं। इसके बाद है यह एक नियंत्रित क्रिया है जिसकी अधिकता से पौधे मुरझा जाते हैं। जबकि यह अनियंत्रित अभिक्रिया है। अनियंत्रित अभिक्रिया है जिसमें पौधे मुरझाते नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 डिफरेंस हैं दोनों में कि जल का ह्रास वाष्पीकरण के रूप में होता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, वो बूंदों के रूप में होता है, बिंदुस्राव कहलाता है। यहाँ पर रंध्र और वातरंध्र कहलाते हैं जिनके द्वारा पानी वाष्पीकरण होता है। यहाँ पर जल रंध्र कहलाते हैं, हाइड्रोथोर्स कहते हैं जिनको कि इनके द्वारा पानी निकलता है। उच्च प्रकाश उच्च तापमान पर वाष्पीकरण होता है, लेकिन निम्न ताप एवं प्रकाश पर ये बिंदुस्राव होता है। जलवाष्प शुद्ध होती है, जो भाप बन गई वो तो शुद्ध होती है, लेकिन यहाँ पर इस पानी के साथ में ये खनिज अम्ल और शर्करा भी निकाल लेते हैं। एमिनो अम्ल, शर्करा और खनिज ये सब निकाल लेते हैं। तो इसलिए इसमें जो बूंद आती है उसके अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं, ये कंपोनेंट्स पाए जा सकते हैं। इसके अलावा नियंत्रित क्रिया है जिसमें अधिकता से पौधे मुरझा जाते हैं। वाष्पीकरण यदि ज़्यादा हो गया तो पौधे को डैमेज कर देगा, लेकिन ये अनियंत्रित क्रिया है। इसमें क्या है कि अतिरिक्त पानी वो निकल जाता है, ये ज़्यादा कम होने का सवाल नहीं है। ये अनियंत्रित है पौधे के लिए, तो पानी बूंद के रूप में निकल जाता है और इसका नियंत्रण करना भी कंट्रोल में नहीं होता है, नियंत्रित नहीं किया जा सकता इस प्रोसेस को। तो वाष्पोत्सर्जन, बिंदुस्राव, ये दोनों इस तरह से हमारा ये पॉइंट कंप्लीट होता है। अब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को वाष्प रंध्र ओपन होना, क्लोज होना, इन सब के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट्स हम लैब में करते हैं
तो जब भी लैब ओपन होती है तो हम उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वाष्प उत्सर्जन की दर को प्रभावित कैसे करते हैं। जैसे तापमान बढ़ाया हमने, वाष्प उत्सर्जन कितना हुआ, कम किया तापमान तो वाष्प उत्सर्जन कितना हुआ। जैसे रंध्र ओपन कब होते हैं, सूर्य का प्रकाश दिया हमें, हमने लाइट का प्रकाश दिया, ओपन होते हैं नहीं होते हैं, गैसों का आदान प्रदान होता है नहीं होता है। तो ये सब बहुत सारे प्रयोग हैं, जैसे बेल जार का प्रयोग है, गेनांग पोटोमीटर प्रयोग है, फार्मर का पोटोमीटर है, बोस का पोटोमीटर है। तो डिफरेंट पोटोमीटर्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि पानी अवशोषण की दर क्या है, रेस्पिरेशन की दर क्या है, फोटोसिंथेसिस की दर क्या है और वाष्पीकरण की दर क्या है। तो ये डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट हैं जो हम उसको लैब में परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारे पास में लैब में भी बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, तो हम सारे एक्सपेरिमेंट आराम से वहाँ पर कर सकते हैं। तो इसलिए जब हम ये पढ़ेंगे तो हम उसको फाइल में करेंगे, जो लैब मैनुअल है, लैब के जो नोटबुक है, हम उसके अंदर उसको उतार के और फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और आफ्टर दैट वहीं पर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्राव हमने देखा, और एंटी रेस्पिरेंट्स, ये देखिए एंटी रेस्पिरेंट्स का भी बहुत उपयोग है आज के टाइम में, कि जैसे हम कुछ, जैसे मान लो ABA एब्सिसिक एसिड है ना, वो प्लांट हार्मोन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, तो उसको हम स्प्रे करके और पौधे की वाष्पीकरण दर को कम कर सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा है? इससे फ़ायदा ये है जैसे कि मान लो किसी पौधे को पशुओं ने खा लिया, जैसे बकरी ने किसी पौधे को खा गई, अब उसमें भोजन बनाने की कैपेसिटी कम हो गई और जो पत्तियां खाने से जो घाव हुए उसमें से उसका पानी निकल रहा है। तो इस कंडीशन में यदि वाष्पीकरण भी होता रहे तो उसका जो सेविंग वाटर है, क्योंकि वो प्रेशर तो बन ही नहीं पाएगा, वो भोजन नहीं बना पा रहा अभी उस कंडीशन में, तो इस तरह के हार्मोन डालने से पौधे की मृत्यु होने से बच जाती है। पौधा रिकवर कर लेता है, वाष्पोत्सर्जन की दर कम कर दी हमने तो पानी उसमें बना रहेगा, पानी बना रहेगा तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और वो धीरे धीरे वापस से सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है। यदि किसी का ब्लड ऐसे बह रहा हो, हमारे कोई एक्सीडेंट हो जाए, ब्लड बह रहा हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसका ब्लड क्लॉट करेंगे, ब्लड बंद करेंगे, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको मेडिसिन देके रिवाइव करेंगे। तो ऐसे ही पौधों में भी है कि जैसे प्लांट डैमेज होता है, ब्रांच काट ली जाती हैं, तो फिर अब यदि उसका एब्सिसिक एसिड का स्प्रे कर दिया जाए तो वो घाव भरता है और पौधा वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम करता है, उससे उसका सर्वाइवल रेट जो है वो बढ़ जाता है, फिटनेस बढ़ जाती है। तो ये सारी क्रियाएं हैं वाष्पोत्सर्जन एंड बिंदु स्राव, जिसमें दोनों में डिफरेंस है। वाष्पोत्सर्जन को क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक जो आंतरिक और बाहरी हमने देखे। इसके अलावा जो रंध्र हैं, रंध्र किस तरह से ओपन होते हैं और किस तरह से क्लोज होते हैं ये हमने देखे, जिसके डिफरेंट सिद्धांत देखे। उसमें भी हमने पोटेशियम वाला जो सिद्धांत देखा, पोटेशियम अभिगमन आगमन पर आना और जाना, अंदर और बाहर होने पर भी स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं, तो वो सिद्धांत एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमें पढ़ना चाहिए। तो इसमें रंध्र ओपन कैसे होते हैं, इसमें बेसिक कंसेप्ट हम यही कह सकते हैं कि जो गार्ड सेल होती हैं दोनों, उसमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, उससे जुड़ा हुआ होता है कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट बढ़ते हैं तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें बढ़ जाता है, गार्ड सेल में पानी अंदर आता है तो ट्रेजर प्रेशर हो जाता है, ट्रेजर प्रेशर से वो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। और वैसे ही जब ग्लूकोज है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है तो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हो जाते हैं और पानी की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है सेल के अंदर, जो बाहर निकाल दिया जाता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो ये सारे उसी में पीएच हाई है, पीएच लो है, फिर पोटेशियम है। तो पोटेशियम क्या है कि स्टार्च जब बनती है तो पोटेशियम अंदर जाता है तो फिर इसका मतलब ये स्टोमेटा हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो ये सारे स्टोमेटा क्लोज और ओपन होने की प्रोसेस, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, बिंदु स्राव, ये सब हमें इस अध्याय में पढ़ने होंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा ये एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है इस यूनिट का, जिसमें हम पादप जल संबंध, ये एक यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर था हमारा पादप जल संबंध, जो आज कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि वाटर की क्वालिटी क्या होती है, वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। इसके बाद में हमने पढ़ा था इसमें कि फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वाटर की। उसके बाद हमने पढ़ा था पारगम्यता के बाद में पढ़ा था हमने अंतःशोषण के बाद पढ़ा था विसरण। उसके बाद हमने पढ़ा था परासरण, फिर परासरण दाब न्यूनता पढ़ी थी हमने।
फिर उसके बाद में हमने स्फीति दाब पढ़ा था, जीव द्रव्य कुंचन। उसके बाद जल का अवशोषण रूट द्वारा किस तरह से होता है, तो रूट का हमने स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें हमने 4 जोन को में डिवाइड किया था उसको, मूल गोप जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन एंड रूट हेयर जोन। तो रूट हेयर जोन के द्वारा जल अवशोषण होता है, उसकी भी हमने क्रियाविधि देखी थी कि वो किस तरह से जाता है। तो हमने देखा था उसमें कि जो सबसे पहले जो एपिडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस से होते हुए फिर वो कोर्टेक्स में प्रवेश करता है, कोर्टेक्स से प्रवेश करके और जाइलम में, तो जाइलम के द्वारा पानी मूल से और ऊपर तक पहुंचता है। इसमें भी फिर हमने बाद में देखा कि ये सक्रिय और अक्रिय या निष्क्रिय टाइप का होता है, जिसमें सक्रिय में हम कहते हैं कि इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरण दाब है, वो डायरेक्टली इफेक्ट डालता है पानी के अवशोषण को। और उसके बाद हमने पढ़ा असेंट ऑफ सैप, रसारोहण, कि पानी के साथ साथ कुछ मिनरल्स वगैरह भी हैं वो पादप अवशोषित करता है और पत्तियों तक पहुंचाता है। इसके बाद हमने देखा कि वाष्पोत्सर्जन, और वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार देखे हमने, और प्रकार में भी पत्तियों की संरचना, रंध्रों का हमने रंध्रों के प्रकार देखे कि वाष्पोत्सर्जन में रंध्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्ती की सरफेस पर पाए जाते हैं, नीचे पाए जाते हैं, ओपन होते हैं, नहीं होते हैं, कितने टाइम के लिए ओपन होते हैं, ये हमने देखा। इसके बाद में हमने देखा कि ये बिंदु स्राव। तो हमारा ये चैप्टर पादप का पानी के साथ संबंध कैसे रहता है ये हमने देखा। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने पादप के साथ संबंध पानी का देखा, तो उसमें क्या कर रहे हैं कि हम पूरे पेड़ को, यदि हम पौधे को ज़मीन में लगाते हैं तो मिट्टी में पाए जाने वाला पानी और कौन सा पानी, हमने कहा था कैपिलरी वाटर, जो पानी के पौधे के द्वारा लिया जाता है, पौधे के द्वारा लिया जाता है तो रूट हेयर से लेता है, जाइलम के द्वारा पत्ती तक पहुंचता है, पत्ती में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, उसके बेस पर उसमें स्टोमेटा ओपन और क्लोज होने का सिस्टम होता है, और वाष्पीकरण इसको डायरेक्ट, जो पानी के अवशोषण को डायरेक्ट इफेक्ट देता है। तो इस तरह से स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होते हैं और वाष्पीकरण होता है। और इसी तरह से यदि अतिरिक्त पानी पौधे के अंदर जाता है तो वो बिंदु स्राव के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक पूरा पानी की प्रॉपर्टी क्या थी, पानी की फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, पानी मिट्टी में किस प्रकार से पाया जाता है, पौधे के लिए कौन सा पानी सुलभ होता है, किस तरह से अवशोषित किया जाता है, फिर अवशोषण के बाद में किस तरह से ऊपर पहुंचता है, फिर अतिरिक्त पानी होता है वो किस तरह से बाहर निकल जाता है। इस तरह से पूरा जल पादप संबंध ये पूरा चैप्टर था जो आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर खनिज पोषण, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।